एपिसोड की स्टार्ट में हमें क्यूसू मेनलैंड के बारे में बताया जाता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि क्यूसू मेनलैंड पर कायलार्क माउंटेन के ऊपर एक फेरी रहती है। इन गुफाओं के अंदर वहां पर काफी ज्यादा इमोर्टल्स भी रहते हैं। जिस भी पर्सन को इमोर्टलिटी के पास आगे की तरफ बढ़ना होता है वो यहाँ पर आकर अपनी ट्रेनिंग और कल्टीवेशन करता है, जिससे वो अपने आप को इमोर्टलिटी के नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड कर सके। तभी वहाँ से हमारे मेन एपिसोड की शुरुआत होती है। मेन एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा लोग मिलकर दो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जो वो दो लोग होते हैं वो भी कुछ कम नहीं होते, वो भी मिलकर उन सब का मुकाबला कर रहे होते हैं। और वो लोग हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ उन सब से जीत नहीं पाते। के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी हार के बाद अपने बेटे युनफी के पास आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने बेटे युनफी को एक ट्रेजर देते हैं और कहने लगते हैं कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती है, इसे संभाल के रखना। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो युनफी को नीचे खाई की तरफ धक्का दे देते हैं और हम देखते हैं कि युनफी वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि युनफी अपने मॉम और डैड को देखकर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम और डैड के ऊपर बाकी सभी लोग अटैक कर देते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है टियांग्यू सेट के काफी ज्यादा एम्पायर्स को दिखाया जाता है, जो कि एक मेंशन पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर वो किंग को उसका बर्थडे प्रेजेंट दे रहे होते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो कुछ एम्पायर्स बैठे हुए होते हैं वो बात करने लगते हैं कि आज से 7 साल पहले ये हमारे किंग बने थे और आज ये पूरे 70 साल के हो गए हैं और ये युआन डांच के 5th लेवल तक पहुंच चुके हैं। तभी हमें बताया जाता है जो किंग है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एम्पायर्स होते हैं वो एक एक करके काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर वहाँ पर किंग को दे रहे होते हैं उसकी बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग होता है वो इतने ज्यादा प्रेजेंट देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, अब मैं इनसे अपनी कल्टीवेशन को प्रोसीड करूंगा। उसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें युनफी को दिखाया जाता है मेंशन के बाहर। तभी हम देखते हैं जो युनफी होता है वो 7 साल के बाद अपने घर आ रहा होता है और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं। अब युनफी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है पहले की निस्बत। तभी हम देखते हैं जो युनफी के साथ लड़की होती है वो कहने लगती है कि यही मास्टर आपका घर है, जिस पर युनफी कहता है कि हाँ यही मेरा घर है जो आज से 7 साल पहले मुझसे छीना गया। मेरे बाप और मेरी माँ को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो युनफी होता है वो सोचने लगता है कि काश वो सही सलामत हो, क्योंकि आज से 7 साल पहले उसने मेरे माता पिता को मारा था, मैं आज उससे रिवेंज ले सकूं, काश वो जिंदा और बिल्कुल ठीक हो। ये कहते ही हम देखते हैं युनफी अपने दोनों साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और तभी मेंशन के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि युनफी यहाँ पर पधार रहे हैं, युनफी अंदर मेंशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन तभी जैसे ही हम देखते हैं कि वो लड़की ये कहती है तभी किंग के ऊपर एक बॉक्स से अटैक हो जाता है और वो बॉक्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन किंग उसे अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर भी किंग होता है वो थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। ये देखते ही वहाँ पर जितने भी एम्पायर्स खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसी गलती आखिरकार किसने की, इसने इतनी हिम्मत की किंग को मारने की, अब तो किंग उसे नहीं छोड़ेगा। अभी युनफी की एंट्री होती है जहाँ पर किंग युनफी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि इसे मैंने कहीं देखा है, जिस पर युनफी कहता है कि तुम्हें मैं कैसे याद दूंगा, क्योंकि आज से 7 साल पहले तुमने मेरे माता पिता को मारा था और मेरे माता पिता ने मुझे नीचे फेंक दिया था, लेकिन मैंने अपने माता पिता को देखकर ये वचन लिया था कि मैं यहाँ पर तुम लोगों का रिवेंज जरूर लूंगा और मैंने तुम्हारी शक्ल नोट कर ली थी, तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो। सुनते ही वहाँ पर जितने भी एम्पायर्स खड़े होते हैं वो कहने लगते हैं कि टियान सिंह और युनही का बेटा युनफी था जो कि आज से 7 साल पहले मारे गए। मुझे लगता है कि उन दोनों ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया था और आज ये बेटा उन लोगों का दोबारा से रिवेंज लेने के लिए किंग के पास आया है। और सब लोगों ने यही कहा था कि उन दोनों को मरवाने में किंग का हाथ है, लेकिन इसके ऊपर कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाया है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी खड़ी हुई होती है वो कहने लगती है कि ये रूमर्स तो मैंने भी सुने हैं, क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ पर युनफी किंग से रिवेंज लेने आया है, कहीं मैं सही तो नहीं सोच रही। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो किंग युहान होता है वो कहने लगता है कि वो दोनों तो आज से 7 साल पहले ही मर चुके हैं और उनका जो बेटा था वो भी मर गया था, लेकिन आज के डेट में कोई भी आकर कहेगा कि मैं उनका बेटा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको यंग मास्टर बना देंगे या यहाँ का किंग बना देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। कहते ही युनफी वहाँ पर अपना आइडेंटिटी बैज निकालता है, जिसे वहाँ पर किंग युआन देखकर कहने लगता है कि मैं इस बैज पर यकीन नहीं कर सकता, जिस पर युनफी कहता है कि ये कहते ही वहाँ पर वो अपने ब्लड आर्म लेवल की पावर को बाहर निकालता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्लड आर्म सोल काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है, जिसे देखकर वहाँ पर किंग युआन ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ में
में जो एम्पायर्स खड़े हुए होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि ये कोई खास बंदा ही परफॉर्म कर सकता है। इस अटैक को परफॉर्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं और ये सिर्फ किंग्स के बेटों को ही पावर्स मिलती हैं। कहते ही वहाँ पर हमें दोबारा से किंग युआन को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है कि अगर मैंने आज यहाँ पर इसे मार दिया तो ये सब लोग यही समझेंगे कि इसके माता पिता को भी मैंने मारा था एक लालच में, और अगर मैंने आज से जिंदा भी छोड़ दिया तो इसका मतलब ये मेरी पोजीशन ले लेगा, तो मुझे किसी तरह भी इसे यहाँ से हटाना है। ये कहते ही किंग युआन उस पर इल्जाम लगाने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फेक किंग बनकर आए हो और तुम फेक किंग बनना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा लालची हो और तुम किसी घुसपैठिए से कम नहीं लग रहे मुझे। कहते ही किंग युआन वहाँ पर अपने सोल्जर्स को बुला लेता है और जो एम्पायर्स खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब इन दोनों में से सच कौन कह रहा है, बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जो किंग युआन होता है वो वहाँ पर अपने सिपाहियों को युनफी को मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर हम सिपाहियों को देखते हैं जो वहाँ पर उस पर्पल चेन अटैक का यूज करके युनफी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस अटैक को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, अब युनफी नहीं बचने वाला। इन तभी हम युनफी को देखते हैं जो अपनी डर्मा बॉडी से एक अटैक निकालता है और वहाँ पर उन सारी पर्पल चेन्स को तोड़ देता है, जिसे देखकर युनफी कहने लगता है कि इससे अगर कोई बेहतर अटैक है तो वो यूज करो। युनफी वहाँ के जितने भी फैंटम्स होते हैं उन सबको मार लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर किंग युआन के जितने भी सिपाही खड़े हुए होते हैं वो सब के सब युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर युनफी के साथ जो लेडी होती है वो अपने एक ही क्लैश अटैक में वहाँ पर सारे के सारे सिपाहियों को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर वहाँ के सारे एम्पायर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी किंग युआन जो होता है वो सोचने लगता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा तेज है, इसीलिए वो वहाँ पर जितने भी एल्डर्स और जितने भी वहाँ पर एम्पायर्स खड़े हुए होते हैं उनको लालच देना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम सब ने यहाँ पर मिलकर इस लड़के को मेरे साथ मिलके मदद करवाई मारने की, अगर इसको तुम लोगों ने मरवा दिया मेरे साथ, तो मैं तुम लोगों को अपनी फैमिली की कुछ पर्सनल ट्रिक्स बताऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर कुछ एल्डर्स और कुछ वहाँ पर न्यू एम्पायर्स रेडी हो जाते हैं युनफी को मारने के लिए। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो दो एल्डर्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुमने हमारे मास्टर का बर्थडे खराब किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते ही वहाँ पर युनफी कहने लगता है कि मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए दूर हो जाओ, मैं बस यहाँ पर इस युआन को मारने आया हूँ। लेकिन वहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो लालच में आकर अपने स्प्रिट हैंड से वहाँ पर युनफी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो युनफी के साथ वहाँ पर अंक होता है वो वहाँ पर अपनी बुद्धा टेक्निक का यूज करके उस लड़के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं एम्पायर्स होते हैं वहाँ पर खड़े होकर वो इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो सबके सबको वहाँ पर इकट्ठे मिलकर युनफी के ऊपर अटैक करने का कहता है। कहते ही सबके सब वहाँ पर मिलकर युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सीन देखते ही वहाँ पर युनफी कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसे नहीं सुनेंगे मेरी बात, जिस पर वो मॉन्क कहता है कि ठीक है फिर इन्हें हम एक ही ज़बान में समझा देते हैं। कहते ही वहाँ पर हम उस मॉन्क को देखते हैं जो अपने एक ही अटैक से उन सब के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो युनफी होता है वो वहाँ पर उस मॉन्क की स्वॉर्ड को अपने पास बुलाकर उन सारे के सारे ओल्डमैन्स को मारता चला जाता है और वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से उन्हें घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कुछ एम्पायर्स जो यंग एम्पायर्स होते हैं वो वहाँ पर उस लेडी की तरफ अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी उन सब के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन सारे के सारे यंग एम्पायर्स को मारती है, काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटती है। कहते ही वहाँ पर हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि युनफी का फादर भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था इतनी यंग एज में जितना ज्यादा युनफी है। बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो युनफी होता है वो कहने लगता है कि हाँ तो किंग युआन अब भी तुम मुझसे क्या फाइट करना चाहते हो या नहीं, जिस पर युनफी कहते ही वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन किंग युआन जो होता है वो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ आ तो अपनी मर्जी से गए हो लेकिन जाओगे मेरी मर्जी के साथ। इसी कॉन्फिडेंस को देखकर वहाँ पर हम देखते हैं जो किंग युआन ये चीजें बोलता है उसके बाद किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब किंग युआन क्या करेगा। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं और जितने भी वहाँ पर नीचे पड़े हुए होते हैं उन सब की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर फील होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक कि युनफी और उसके दोस्तों की भी बॉडी काफी ज्यादा ही हो जाती है और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये अचानक से उनके साथ क्या हो रहा है।
तभी वहाँ पर हम देखते हैं युनफी समझ जाता है कि यहाँ पर इस युआन ने कोई ना कोई जहरीली गैस रिलीज की है, जिस गैस की मदद से हम सब अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल लूज करते जा रहे हैं और ये कोई पॉइजन गैस है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ पर युआन के सपोर्टर्स होते हैं, जो एल्डर होते हैं, वो कहने लगते हैं कि हम तो आपके सपोर्टर्स हैं, आपने हमें पॉइजनाइज क्यों किया है। बात सुनते ही वहाँ पर जो किंग युआन होता है वो हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो किंग युआन होता है वो हंसकर बोलता है कि देखो, मैं इस पॉइजन गैस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी इस पॉइजन गैस की जद में आओ, लेकिन यहाँ पर मैं अगर इस गैस को बंद करता हूँ तो ये युनफी और इसके साथी जितने ज्यादा पावरफुल हैं ये हमें यहाँ पर टिकने नहीं देंगे। तो प्लीज मेरे दोस्तों मुझे माफ कर दो, इसमें तुम लोग की भी जान जाएगी। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो किंग युआन होता है वो फिर से कहता है कि यहाँ तक कि टियान सिंह भी मेरी इस गैस को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने लोग वहाँ पर खड़े हुए होते हैं सबको यहाँ पर ये अंदाजा हो जाता है कि टियान सिंह और उसकी वाइफ को यहाँ पर इस किंग युआन ने ही मारा था। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि तभी एक यंग पर्सन वहाँ से कहने लगता है कि देखे मास्टर, मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, बस मुझे वो एंटीडोट दे दे ताकि मैं दोबारा से सही हो जाऊं। ये बात सुनते ही वहाँ पर किंग युआन कहता है कि वकूफ, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इस सच्चाई को जानने के बाद यहाँ से जा सकते हो? ऐसा नहीं होने वाला कि आज से 7 साल पहले मैं उस ट्रेजर को हासिल करने ही वाला था, लेकिन सिंह की वजह से मैं उस ट्रेजर को हासिल नहीं कर पाया और इतने सालों बाद वो ट्रेजर मेरे हाथों में आने वाला है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि उस ट्रेजर को मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आज तुम लोग को सभी को यहाँ पर मरना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम युनफी को देखते हैं, कहने लगता है कि फाइनली तुमने अपना क्राइम कबूल कर ही लिया, अब मजा आएगा ना। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो किंग युआन होता है वो कहने लगता है कि मेरे कबूल करने से या ना करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कि अब सब के सब तुम लोग जिन जिन को मेरी इस बारे में चल गया है उन सबको मैं यहाँ पर मार डालूंगा और कोई भी नहीं बचने वाला जो जस्टिस ऑफ लॉर्ड के पास जाकर इन सारी बातों को बताए। तो इसीलिए सब अपना मुंह बंद करो और मैं तुम सबको मारकर तुम सबकी पावर्स और पिल छीनना चाह रहा हूँ और अब मुझे काफी ज्यादा फोर्स नहीं करने दो अपनी बॉडी के ऊपर तुम लोग, इसीलिए आराम से मर जाओ। इन युनफी, इन सब के अलावा तुम्हारे पास एक ऐसी ऑफर है जिससे मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श सकता हूँ और वो ये है कि वो ट्रेजर मुझे दे दो और जैसे ही तुमने मुझे वो ट्रेजर दे दिया तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे तुम्हारी जान बख्शनी चाहिए या नहीं, तो इसीलिए वो ट्रेजर मुझे ला कर दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम युनफी को देखते हैं जो किंग युआन से कहता है कि किंग युआन अपनी बकवास बंद करो, मैं कभी भी उस ट्रेजर को तुम्हें नहीं दूंगा। जिस पर किंग युआन यहाँ पर युनफी के ऊपर अटैक कर देता है और सब लोग यही समझते हैं कि अब उन सब का एंड आ चुका है क्योंकि युनफी भी मरने वाला है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक वहाँ पर युनफी और उसके साथियों के करीब जाने ही वाला होता है तभी वो मॉन्क अपनी द एनर्जी से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहीं पर ही किंग युआन नीचे की तरफ गिर जाता है, जहाँ पर किंग युआन काफी ज्यादा हैरान होता है और परेशान होकर कहने लगता है कि कैसे उस पॉइजन का असर तुम लोग के ऊपर नहीं हुआ। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो युनफी होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी यहाँ से बातें सुनने आया था या तुमसे मरने आया था? मैं अपना पूरा का पूरा दोबस करके आया था। ये बात सुनते ही किंग युआन कहने लगता है कि इस चीज का कोई भी एंटीडोट नहीं है, तो तुम्हारे पास इसका एंटीडोट कहाँ से आया? लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जो युनफी के साथ वहाँ जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा बुद्धू हो किंग युआन, क्योंकि यहाँ पर जो युनफी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है ये किंग ऑफ मेडिसिन है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा ये कमजोर सा इस युनफी की मेडिकल नॉलेज को चैलेंज दे सकता है? ऐसा नहीं होने वाला, युनफी जितना पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है इस मेडिसिन की पूरी दुनिया में। तभी हम देखते हैं जो युनफी होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और किंग युआन के पास जाकर कहने लगता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम बस यहाँ पर किंग बनना चाहते थे और हमारे मेंशन के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत अकेले तो नहीं आई होगी और तुम इतनी बड़ी गलती अकेले नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन इस जुर्म में शामिल है। इन वहाँ पर जो किंग युआन होता है वो हंसता है और कहता है कि मेरी ये बात याद रखना कि कभी भी मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा और ना तुम कभी भी मुझसे वो रिवेंज अपने मदर और फादर का ले सकोगे। ये कहते ही वहाँ पर काफी ज्यादा नीडल्स का अटैक होता है जो सीधा युनफी की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मॉन्क और वो लड़की उस अटैक को रोक लेते हैं, युनफी को वहाँ पर बचा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जो किंग युआन होता है उसे वो सारे के सारे नीडल्स लग जाते हैं और अब वहाँ पर जो युनफी और बाकी लोग ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर उसी पर्सन ने किंग युआन को मारा है जो ये नहीं चाहता कि युनफी के पेरेंट्स का जो रियल कातिल है उसके बारे में पता चल सके। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की उनके पीछे भागती है और मॉन्क यही बात करता है कि यहाँ पर युनफी कोई ना कोई ऐसा मौजूद है जो नहीं चाहता कि तुम्हें इसके बारे में पता चले। तभी वो लड़की आती है जहाँ पर युनफी से कहती है कि वो 3 लोग थे और उन लोगों ने ब्लैक मास्क और ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो भाग निकले, मैं उन्हें नहीं पकड़ सकी। लेकिन वो लेडी कहने लगती है कि
मास्टर आप उनके पीछे क्यों नहीं भागे? मुझे पता है कि आपके पास ऐसी पावर्स हैं कि आप उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? जिस पर यूनफी कहता है कि अगर मैं उनके पीछे भागता वो अपने आप को मार डालते और मुझे पता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी साजिश चल रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि यूनफी बाकी सबका क्या करना है, हमें इन्हें मार देना चाहिए क्योंकि ये लोग उस किंग युआन के सपोर्टर्स है। लेकिन यूनफी कहने लगता है कि छोड़ दो, बात की बात बाद में देखेंगे, फिलहाल इन्हें यहाँ से जाने दो, इन्हें एंटीडोट भी दे दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो बिल्कुल वैसा ही करती है, उन सबको एंटीडोट देकर वहाँ से उन्हें जाने का कहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से सभी के सभी लोग चले जाते हैं और जो मॉन्क होता है वो उन नीडल्स का जायजा लेता है, जहाँ पर वो उन नीडल्स को देखकर कहने लगता है कि इसके ऊपर कोई अजीब किस्म का पॉइजन लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें यूनफी को दिखाया जाता है जो उस जगह पर आता है जहाँ पर उसके माता और पिता की डेथ हुई हुई होती है और तभी वो अपनी पावर का यूज करके अपनी मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो अपने माता पिता के पास सोया हुआ है। तभी वो सुनता है कि उसकी मदर उसके फादर के पास जाती है, जहाँ पर ट्यान सिंह कहने लगता है कि आज ब्रदर फेंग ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और कहा है कि उस इमॉर्टल मेंशन को इन्वेस्टिगेट करना है। पर हम देखते हैं जो यूनफी की मदर होती है वो कहने लगती है कि वो इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है हमारे लिए, वो मेंशन काफी ज्यादा खतरनाक है, आप प्लीज वहाँ पर मत जाएं। कि पिछली दफा जब हम गए थे हमारे साथ वहाँ पर 20 लोग थे, लेकिन वहाँ से हम सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बच के आए। अगर आपको कुछ हो गया तो इस यूनफी का ध्यान कौन रखेगा? अभी ये काफी ज्यादा छोटा है। इन वहाँ पर हम देखते हैं जो ट्यान सिंह होता है वो कहने लगता है कि ब्रदर फेंग ने मुझे काफी ज्यादा इस बार इंसिस्ट किया है तो मुझे उनकी बात माननी होगी। तभी हम देखते हैं जो किंग युआन होता है वो उनका सर्वेंट होता है और वहाँ पर वो आकर उन दोनों को पीने के लिए चाय देता है और वहीं पर ही हम देखते हैं ट्यान सिंह उसकी वाइफ वहाँ बालकनी में खड़े होकर चाय पी रहे होते हैं जो किंग युआन ने उन्हें ला कर दी होती है और तभी वो लोग महसूस करने लगते हैं कि उनको पास से किसी ने घेर लिया है और वहाँ पर काफी ज्यादा मास्क वाले सिपाही आ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर ट्यान सिंह काफी ज्यादा ही डर जाता है। वहीं पर ही ट्यान सिंह को काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है, जहाँ पर ट्यान सिंह कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी यूनाई विला में घुसने की। तभी हम देखते हैं कि जो उनमें से सिपाही खड़े होते हैं उनमें से एक सिपाही आगे मास्क वाला वो कहने लगता है कि ट्यान सिंह देखो इंपीरियल स्वॉर्ड हमें दे दो वरना तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ यहीं पर ही आज हम मार डालेंगे, सिस्टर चिसाओ को भी हमारे हवाले कर दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ट्यान सिंह को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि लोग सिस्टर ट्यान सिंह को कैसे जानते हो? और तभी वहाँ पर जो सिपाही होता है वो कहता है कि चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो वरना तो तुम गए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो ट्यान सिंह होता है उसे गुस्सा आ जाता है और ट्यान सिंह वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट कर देता है और साथ में उसकी वाइफ भी अपनी हैंड पावर्स का यूज करते हुए उस फाइट में इंगेज हो जाते हैं और वहाँ पर उस फाइट की शुरुआत होती है। तभी हम देखते हैं जो ट्यान सिंह होता है वो सीधा जाकर उस वाले फर्स्ट डिसाइपल के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तभी वो जो चाय में पॉइजन मिला हुआ होता है उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ही घायल हो जाता है। तभी हम यूनफी को देखते हैं जो अपने मॉम और डैड को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो देख रहा होता है कि उसके मॉम और डैड किसी भी पावर का यूज नहीं कर पा रहे होते उस पॉइजन की वजह से। तभी हम ट्यान सिंह को देखते हैं जो कहने लगता है कि मेरी बात सुनो यूनफी की मदर, हमारी बॉडी में ऐसी पावर्स हैं कि तुम अपनी बॉडी में जितने भी पॉइजन है उसे खत्म कर सकती हो, तो जल्दी उस पावर का यूज करो और अपनी बॉडी को दोबारा से एक्टिव करो। ये कहते ही वहाँ पर हम यूनफी की मदर को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करती है। हम देखते हैं कि यूनफी की मॉम वो चीज वही करती है लेकिन वो उस पॉइजन को बर्न नहीं कर पाती। ये बात देखते ही वहाँ पर जितने भी वहाँ डिसाइपल खड़े हुए होते हैं मास्क में वो सब हंसने लग जाते हैं यूनफी की मॉम पर। तभी हम देखते हैं कि किंग युआन की भी वहाँ पर एंट्री होती है, जहाँ पर ट्यान सिंह कहने लगता है कि ये सारा का सारा काम तुम्हारा है, मुझे समझ आ गया किंग युआन तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर हम देखते हैं किंग युआन कहने लगता है कि मैं यहाँ नौकरों की जिंदगी जीते जीते थक गया हूँ, अब मुझे एक किंग बनना है। तभी हम देखते हैं जो डिसाइपल होते हैं वो कहने लगते हैं कि किंग युआन जल्दी से सबसे पहले तुम उस लड़के यूनफी को मार डालो। लेकिन हम देखते हैं किंग युआन जैसे ही उस यूनफी को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है वहीं पर ही यूनफी की मॉम अपनी डर्मा बॉडी का यूज करके किंग युआन को पीछे की तरफ देती है और इसी सीन को देखते ही वो ब्लैक मास्क वाले डिसाइपल आगे की तरफ बढ़ते हैं और यूनफी की मॉम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जो मास्क वाले डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वो इस सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि अभी ट्यान सिंह अपनी पावर का यूज कर पा रहा है इतना ज्यादा पॉइजन हेल करने के बावजूद भी। और किंग युआन वहाँ पर यूनफी के ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, लेकिन वहाँ पर यूनफी की मदर आके यूनफी को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि जो यूनफी के माता पिता होते हैं उनके पैर वहीं पर ही जम जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि पॉइजन का असर अब बढ़ गया है और अब मरने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वहाँ पर वो ब्लैक मास्क वाला होता है वो
खुश हो जाता है और कहने लगता है कि बस अब हमारी जीत हो गई, अब सब मिलकर पर फाइनल अटैक करो और इन्हें हरा दो। अभी हम देखते हैं जो यूनफी का फादर होता है वो एक अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूनफी को दे देता है और उसके अंदर ट्रांसफर करके उसे कहता है कि जब तुम बड़े हुए तुम इस पावर का यूज करना समझ जाओगे। ये कहते ही वो उसे उस खाई में धक्का दे देता है। जैसे ही वो नीचे गिर रहा होता है वो सारे सीन को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनफी के फादर और मदर के ऊपर वो ब्लैक मास्क वाले अटैक कर लेते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर अपनी डर्मा बॉडी का यूज करते हुए उन सब के सब डिसेबल को काफी ज्यादा दूर फेंक देते हैं। जो ब्लैक मास्क में वो फ्रंट डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर पड़ने वाले हो। वैसे मुझे पता है कि तुम लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन इस पॉइजन का असर तुम लोग की बॉडी पर हो रहा है, इसलिए तुम लोग मरने वाले हो और जिशाओ को मेरे हवाले कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 मास्क मैन की एंट्री होती है जो उन सभी डिसेबल्स को मारकर पीछे की तरफ फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन वहाँ पर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर यूनफी की बॉडी काफी ज्यादा वीक हो रही होती है और उसे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की यूनफी के साथ होती है वो यूनफी के पास भागती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनफी की बॉडी से काफी ज्यादा भारी मिकदार में एक ऑरा निकलता है जो एक डार्क डीमन का ऑरा होता है और वो डार्क डीमन कहने लगती है कि तुम्हारी माता पिता को तुम्हारे आंखों के ही सामने कितनी ज्यादा बेदर्दी से मार दिया, तुम्हें क्या रिवेंज नहीं लेना है? अगर रिवेंज लेना है तो तुम्हें मेरी पावर्स को अपनी बॉडी में एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम दोनों एक साथ मिल गए तो हमें यहाँ पर इस पूरी पृथ्वी में कोई भी नहीं रोक पाएगा शक्तिशाली बनने के लिए। नहीं कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं जो यूनफी की बॉडी होती है उससे काफी ज्यादा और वापस से निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो डीमन यूनफी की बॉडी में एंटर हो जाता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अपनी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसे फ्लैशबैक दिखाऊंगा जिससे तुम्हें और ज्यादा गुस्सा आएगा। ये कहते ही वहाँ पर वो उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर यूनफी को काफी ज्यादा लोगों ने घेर लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कहने लगते हैं कि यूनफी लिन लोंग को हमारे हवाले कर दो और वहीं पर ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि यूनफी तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग काफी ज्यादा है, ये मुझे मार डालेंगे और साथ में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। कहते ही यूनफी कहने लगता है कि जब मैं खतरे में था तो तुमने मेरी मदद की थी, तो आज मैं कैसे भाग सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं यूनफी खड़ा ही होता है कि सामने की तरफ से सारे के सारे लोग यूनफी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो यूनफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद भी यूनफी इतने सारे लोगों को अकेले काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से पीट रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जो यूनफी होता है उसकी बॉडी में दोबारा से पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो चिल्लाकर नीचे गिरता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं इस पूरी की पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो मंक होता है वो कहने लगता है कि जब यूनफी ने पहली दफा फाइट की थी उन 700 लोगों से, तब उसकी बॉडी से ये डीमन पहली दफा बाहर निकला था। इस डीमन को ये पता है कि यूनफी कितने गुस्से वाला है, वो उसके हार्ट की एक एक फीलिंग जानता है और मुझे पता है कि अब हमें इस डीमन को यूनफी की बॉडी से अलग करने में काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी। ये कहते ही वहाँ पर वो मंक अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उस प्रेयर की मदद से एक टाइम बेल को ले आता है और यूनफी को उस टाइम बेल के अंदर कैद कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस डीमन को उस टाइम बेल के अंदर काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया होता है। वहीं पर हम उस लड़की को देखते हैं जो मंक की इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और तभी हम देखते हैं कि जो मंक होता है वो कहने लगता है कि यूनफी की बॉडी में एक बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट उसके दिल में बसता है, क्यों ना मेरी आवाज उस तक पहुंचती। तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि अगर यूनफी उस डीमन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता तो आज वो इस पूरे डोमेन का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होता और वो यूनॉन विंग में पहुंच जाता। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस मंक को देखते हैं जो कहने लगता है कि लड़की तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि यूनफी के पास इतनी यंग एज में ही वो गोल्डन एक्सेल था। अगर यूनफी उस गोल्डन एक्सेल को अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर लेता उस यंग एज में तो आज ये हमारे मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता। तभी हमारा सीन एक इमेजिनेशन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूनफी होता है वो एक जगह पर बैठकर उस गोल्डन एक्सेल को कल्टीवेट कर रहा होता है और जैसे ही वो गोल्डन एक्सेल को कल्टीवेट कर रहा होता है वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और वहाँ पर वो उस यूनफी की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है कि यूनफी इस गोल्डन एक्सेल को अचीव नहीं कर पाई किसी भी कीमत पर। तभी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में यूनफी को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तभी तो मास्टर की एंट्री होती है जहाँ पर वो मास्टर यूनफी को इस हाल में देखकर कहने लगते हैं कि हम समझ गए कि इसकी बॉडी पर कोई डीमन हावी होना चाह रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस डीमन को यूनफी की बॉडी से निकाल लेते हैं, लेकिन डीमन वहाँ पर उस गोल्डन एक्सेल को खा जाता है जिसकी वजह से वो दोनों मास्टर यूनफी की बॉडी में ही उस डीमन को सील कर लेते हैं। इस सीन को देखते
ही वहाँ पर हम देखते हैं जो युनफी का मास्टर होता है वो युनफी को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि लड़के तुम तो काफी ज्यादा जीनियस हो, लेकिन आज इस डीमन ने तुम्हारी सारी की सारी कंसोलेशन को और तुम्हारी कल्टीवेशन को खराब कर दिया। अगर ये आज बीच में नहीं आता तो तुम उस गोल्डन एक्सेल पर भी ब्रेक थ्रू कर जाते, और अगर अब तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इसके साथ ही जीना होगा। ये कहते ही हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो मॉन्क होता है वो दोबारा से उस डीमन को सील कर देता है और वहीं पर ही युनफी उठता है। काफी ज्यादा गुस्से में वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि युनफी तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर युनफी कहने लगता है कि इस डीमन को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढना है। और तभी मॉन्क कहने लगता है कि युनफी तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम कैसे उन्हें ढूंढोगे, जिस पर युनफी कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा, बस मुझे उन तीनों के बारे में पता करना है कि वो तीन आदमी कौन थे जो इतने ज्यादा पावरफुल थे। ये बात सुनते ही वो लड़की कहने लगती है कि इस पूरे रीलम में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और तुम उन तीनों के बारे में कैसे पता लगवाओगे, जिस पर हम देखते हैं युनफी कहता है कि मैं यहाँ पर सबके ऊपर अटैक करूंगा जिसके ऊपर मुझे शक है। बात सुनते ही वहाँ पर हम उस मॉन्क को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं युनफी तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी तक तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई। कहते ही वो युनफी को कन्विंस कर लेता है और हमारा सीन अगले वहाँ पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की ने एक तितली को क्रिएट किया होता है अपनी मैजिकल पावर से। उस तितली को इसने इसीलिए बनाया होता है ताकि ये तितली उन लोगों का पीछा कर सके जिस लोगों ने किंग युआन को मारा था। तभी वो तितली आकर बताने लगती है कि उन लोगों की लोकेशन कहाँ पर है और वहीं पर ही वो लड़की भागती है सीधा वहाँ युनफी को बताने के लिए कि वो तीनों कौन थे और कहाँ गए हैं। आखिरकार मेरी तितली ने उनका पीछा करके तब मालूम करवा लिया है। तभी हम देखते हैं जो युनफी होता है वो कहने लगता है कि इसका मतलब वुलोंग माउंटेन वालों का भी कोई ना कोई ताल्लुक है किंग युआन से, हमें वहाँ जाना होगा, लेकिन उससे पहले टियानजी रीलम के पास में जाना है कि वहाँ पर मुझे मेरे पेरेंट्स का कातिल जरूर मिलेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो नीचे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि युनफी के पास उसके फादर की तरह 6 डर्मा लेवल की एक बॉडी है और वहीं पर ही एक लेडी ये सारी बातें ऊपर से खड़े होकर सुन रही होती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि उसके साथ एक लेडी और एक मॉन्क भी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और युनफी पूरे 7 साल बाद यहाँ पर लौटा है। वहीं पर जो ऊपर लेडी खड़ी हुई होती है वो इन लोगों की क्वीन होती है, जिस पर क्वीन कहने लगती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो हम लोग भी देखते हैं कि ये युनफी कितना ज्यादा पावरफुल होकर आया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी डिसेबल्स खड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है, हमें युनफी को दिखाया जाता है जो ग्लोबल सोल माउंटेन पर आ गया होता है अपने दोस्तों के साथ, और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी वो लड़की युनफी को रोकती है और किसी चीज की तरफ इशारा कर कर कहती है कि ये देखो युनफी। और तभी युनफी और वो मॉन्क वहीं पर ही मॉन्क की नजर जैसे ही उस पत्थर पर पड़ती है, मॉन्क उस पत्थर को देखकर कहने लगता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है अगर हम लोग यहाँ पर अपनी सोल को सेक्रीफाई कर देते हैं तो हम लोग जो चाहेंगे वो हमें मिल सकता है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मास्टर क्या अब भी आप अंदर जाएंगे। युनफी कहने लगता है टियानजी पवेलियन को सब कुछ पता है, उसको ये भी पता होगा कि मेरे माता पिता के कातिल कौन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हें अपनी सोल को सेक्रीफाई करना है। तो ये बात याद रखो कि मैं कभी भी अपनी सोल को सेक्रीफाई नहीं करूंगा और मुझे आगे कैसे चलना है मैं सब जानता हूँ। कहते ही तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे जैसे वो लोग बढ़ते हैं वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट होता है और वो लोग इस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक ऐसी वैली पर आ गए होते हैं जहाँ पर हर तरफ फ्लावर ही फ्लावर होते हैं, लेकिन वहाँ पर डीमंस भी होते हैं जहाँ पर डीमन उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं। और तभी मॉन्क अपनी पावर का यूज करके उन डीमन को मारना स्टार्ट कर देता है। अभी वो डीमन का साथ देते हुए लड़की भी बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जायंट स्केलेटन की एंट्री होती है। तभी वो जायंट स्केलेटन वहाँ पर उस मंक की पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि मैं तो सालों से किसी शक्तिशाली पर्सन का वेट कर रहा था और तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि स्केलेटन और यहाँ पर युनफी और उसकी टीम की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। यहाँ पर मंक को हम देखते हैं जो बार बार स्केलेटन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मंक अटैक इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, इसीलिए हम देखते हैं कि वो जायंट स्केलेटन बहुत ही आसानी से मंक के अटैक को डिस्ट्रॉय देता है। इन तभी युनफी की एंट्री होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि युनफी उस स्केलेटन को मारकर आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रिंसेस की भी एंट्री होती है, जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगती है कि ये लोग कैसे इस इल्यूजन से बाहर निकल सकते हैं, आज तक हमारे इस इल्यूजन से कोई भी बाहर नहीं निकला। तभी वो घायल डिसेबल कहने लगते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं प्रिंसेस। अभी हम देखते हैं प्रिंसेस अपने जितने भी साथी होते हैं उन सबको ऑर्डर देती है और कहने लगती है कि इन्हें मार डालो, जिस पर सारे साथी अपनी पावर को मर्ज करके युनफी और उसकी टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग मिलके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर युनफी, लड़की और वो
मॉन्क फंस जाते हैं, जिस पर वो सब के सब काफी ज्यादा हैरान खड़े हुए होते हैं। तभी यूनफी कहने लगता है कि परेशानी की कोई बात नहीं, तुम लोग मुझ पर विश्वास रखो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो सिपाही होते हैं वहाँ पर वो अटैक कर देते हैं यूनफी और उसकी टीम के ऊपर। लेकिन वहाँ पर यूनफी ने जो टोकन निकाला हुआ होता है उससे वो अपनी टीम को बचा लेता है और उन अटैक्स को डॉज कर देता है। उसी टोकन को देखकर प्रिंसेस कहने लगती है कि इस टोकन को पहले मैंने कहीं पर देखा हुआ है। और तभी वहाँ पर यूनफी उस टोकन का यूज करते हुए सारी की सारी फॉर्मेशन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तभी यूनफी उस टोकन को एक स्वॉर्ड बनाकर उन सीधा के सारे डिसाइफल्स को मार देता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो सीनियर डिसाइफल नीचे खड़े हुए होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं यूनफी की पावर से। भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूनफी होता है वो उस टोकन से कुछ और स्वॉर्ड्स निकालता है और वहाँ पर जो सीनियर नीचे डिसाइफल्स खड़े हुए होते हैं और प्रिंसेस होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो सारे डिसाइफल्स हैरान हो जाते हैं और तभी यूनफी के ऊपर अटैक कर देता है और प्रिंसेस को भी वो अटैक लगने ही वाला होता है। लेकिन वहाँ पर वो लड़की आ जाती है प्रिंसेस को बचाने के लिए, लेकिन वो लड़की भी प्रिंसेस को नहीं बचा पाती। वो अटैक उस लड़की को लग जाते हैं और तभी हम वहाँ पर एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं। काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो यूनफी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो ब्लड सोल माउंटेन का मास्टर होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर यूनफी कहता है कि क्या तुम यहाँ के मास्टर हो, जिस पर मास्टर कहता है कि हाँ। तब यूनफी कहता है कि ठीक है। ये कहते ही वो वहाँ पर वो टोकन निकालता है और उस टोकन को मास्टर को दे देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो मास्टर उस टोकन को देखता है जिस टोकन पे यू अलोंग के मास्टर का ऑर्डर होता है। उसे देखकर वहाँ पर वो मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो, अपनी पहचान करवाओ। जिस पर यूनफी कहता है कि ये सारी बातें तो होती रहेंगी, मुझे क्या तुम अपने पवेलियन के अंदर नहीं बुलाओगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि आओ रिस्पेक्ट के साथ मेरे पवेलियन के अंदर आओ, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है इस टोकन को देखकर। लेकिन वहाँ पर हम उस प्रिंसेस को देखते हैं जो कहने लगती है कि मास्टर आप किसी भी अजनबी पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हैं। जिस पर मास्टर कहता है कि से पता चला ये कोई घुसपैठिया है, तुम्हारे पास कोई सबूत है नहीं है ना, इससे अच्छा कि मुझे मेरे मास्टर के ऑर्डर मानने दो वरना मास्टर हमें नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो यूनफी को पवेलियन के अंदर ले आता है। अभी हम देखते हैं कि यूनफी उसको पूरी स्टोरी बताता है और कहता है कि मैं तुम लोग के एल्डर के साथ ज़ोंग चाओ पे मिला था। जिस पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ज़ोंग चाओ तो हिडन प्लेस है, ये वहाँ पर कैसे गया। और यूनफी उसे बताता है कि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, मैंने भी वहाँ पर काफी ज्यादा कल्टीवेट किया है। मैं जब वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था तो मेरी पावर्स को देखकर तुम्हारे मास्टर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि तुम लोग के पवेलियन को ज्वाइन करूँ, लेकिन समय मैं एक और पवेलियन को ज्वाइन कर चुका था। यहाँ तक कि मुझे इस पवेलियन के मास्टर बनने का ऑर्डर था, लेकिन मुझे मास्टर बनने का कोई शौक नहीं था इस पवेलियन का। मैंने जैसे ही मना किया मास्टर ने मुझे ये टोकन दिया और कहा कि जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो तुम इस ब्रोकन सोल माउंटेन पर आकर मेरे मास्टर से मदद ले सकते हो, वो तुम्हें मदद कर देगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि तो वहाँ पर मास्टर बैठा हुआ होता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी बातें तो सच्ची हैं, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर यूनफी उससे कहता है कि जी पवेलियन के पास मुझे पता है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बस मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज से 8 साल पहले मेरे पेरेंट्स को किसने मारा था। बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि मुझे यूनफी ये बताओ कि क्या तुम यहाँ के रूल्स के बारे में जानते हो। जिस पर यूनफी कहता है कि हाँ मास्टर मैं बिल्कुल इस रूल के बारे में जानता हूँ, मुझे सारे रूल इस टियांजी पवेलियन के पता है। बात सुनते ही जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि हाँ फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि तुम्हें अपनी सोल को सेक्रीफाई करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर यूनफी कहता है कि मुझे बिल्कुल पता है कि यहाँ पर सोल को सेक्रीफाई करना है मुझे अपनी, लेकिन क्यों ना हम एक डील कर लें, अगर तुम्हें मेरी सोल के अलावा बाकी सोल मिल जाए तो कैसा रहेगा। यानी कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा सोल ला कर दे दूं। जैसे कि यहाँ पर एक डील करते हैं कि जैसे ही मैंने उन कातिलों को मारा और तुमने मुझे उनका पता दे दिया तो उनकी सारी की सारी सोल मैं यहाँ पर ले आऊंगा। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें अपनी सोल सेक्रीफाई करने के लिए दे दी तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा रिवेंज का, तो इसीलिए प्लीज मेरी बात को समझो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तो काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और चालाक पर्सन हो, मुझे ये डील मंजूर है। कहते ही वहाँ पर वो उस साओ क्वीन से कहने लगता है कि यूनफी को अपने साथ ले जाओ और इसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसे दे दो। ये कहते ही साओ क्वीन वहाँ पर यूनफी को अपने साथ ले जाती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और हम देखते हैं कि लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी साओ क्वीन के पास वो छोटी सी लेडी आती है जो कहने लगती है कि साओ क्वीन तुम इस लड़के को कैसे वो इन्फॉर्मेशन दे सकती हो, क्योंकि हम इसको जानते भी नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे यहाँ पर मास्टर ने ऑर्डर दिया है, मुझे इसकी बात माननी ही होगी। अगर मास्टर मना कर देते तो मैं इसको कभी भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती। लेकिन ये बात सुनकर वहाँ पर जो छोटी लेडी होती है उसे गुस्सा आया हुआ होता है। वो कहने लगती है कि नहीं, मैं इससे अपना रिवेंज यहीं पर ही लेना होगा। और यहीं पर ही ये बात वहाँ पर यूनफी भी सुन लेता है, जहाँ पर यूनफी कहने लगता है कि बस तुम लोग के मास्टर ने जो ऑर्डर दे दिया है तो
अपने मास्टर की बात मानो, यहाँ पर मुझसे ज्यादा बहस ना करना। ये बात सुनते ही वो छोटी लेडी कहने लगती है कि अगर तुमने मेरी बात सुन ही ली है तो मेरी बात का तुम्हें मतलब समझ जाना चाहिए, या तुम इस तरह कर दो, ये जो तुम्हारे साथ लेडी है इसे 3 साल तक मेरा गुलाम बन के रखवा लो, ये 3 साल तक मेरी गुलामी करेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर यूनफी के साथ जो उसकी क्रू मेंबर होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन यूनफी उसे कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर हमें फाइट नहीं करनी क्योंकि हमें इन लोगों से काम निकलवाना है। यूनफी उससे माफी भी मांगता है और कहता है कि लिटिल गर्ल मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई भी हर्ट हुआ हो। ये बात सुनते ही वो लिटिल गर्ल कहती है कि आज तक मुझे इस सोल माउंटेन पर किसी ने भी हर्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मुझे हर्ट कर देगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनते ही यूनफी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, वैसे भी 1 महीने में तुम मरने वाली हो क्योंकि तुम यहाँ पर उस 9 मिस्टीरियस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हो और उससे तुम्हारी बॉडी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिटिल गर्ल होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उस 9 मिस्टीरियस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही हूँ। बात सुनते ही यहाँ पर हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो कहने लगता है कि ये तो तुम्हारी बॉडी को देख के ही लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और न्यू सेल भी रीजनरेट नहीं हो रहे। हमारी बॉडी को मैं काफी अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ और तुम्हारी पावर्स को भी फील कर पा रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा ही कमजोर हो गई हो, तुम्हारे सिम्टम्स तुम्हें 15 दिन के बाद शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने के बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यूनफी उसे एक एक करके सारे सिम्टम्स गिनवाने लग जाता है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं लेडी भी हैरान हो जाती है और वहाँ पर साउ क्वीन कहने लगती है कि क्या ये सच कह रहा है, जिस पर वो लिटिल गर्ल कहती है कि हाँ ये सच कह रहा है, जिस पर साउ क्वीन को गुस्सा आने लगता है और साउ क्वीन लिटिल गर्ल से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लिटिल गर्ल कहती है कि अगर मैं तुम्हें पहले बताती तो तुम मुझे ये 9 स्टार टेक्निक को प्रैक्टिस करने नहीं देती। वहीं पर हम देखते हैं कि जो वो लिटिल गर्ल होती है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और यूनफी से कहने लगती है कि क्या मैं सच में मारी जाऊंगी, जिस पर यूनफी कहता है कि हाँ अगर तुम मुझसे नहीं मिलती तो तुम 1 महीने में ही मारी जाती, अब तुम मुझसे मिल गई हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर साउ क्वीन कहने लगती है कि क्या तुम इसकी बीमारी का इलाज जानते हो, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनफी के साथ जो गर्ल होती है वो कहने लगती है कि इस डोमेन और इस पूरे ट्यांजी रीलम में जो जो बीमारियां हैं उन सब के इलाज को यहाँ पर यूनफी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो लिटिल गर्ल कहती है कि यूनफी क्या तुम मेरी मदद करोगे, जिस पर यूनफी कहता है कि हाँ एक दफा मेरा काम खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अभी वहाँ पर यूनफी के साथ जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा कमजोरों का साथ देते हैं। कहते ही लिटिल गर्ल वहाँ पर साउ क्वीन के पास जाकर कहने लगती है कि हमें जल्दी से वहाँ ले जाना होगा इस यूनफी को। ये कहते ही अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन एरिया में यूनफी को ले आते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो साउ क्वीन होती है वो अपनी पावर का यूज करते हुए यूनफी को दिखाती है कि आज से 7 साल पहले उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, जिनमें से 10 लोग वहाँ पर यूनफी को नजर आते हैं मन ही मन में और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बिजनेस क्लैन के एल्डर होते हैं, बाकी 9 पर्सन होते हैं, उनमें से 7 के बारे में तो वहाँ पर यूनफी को पता चल जाता है लेकिन 2 के बारे में नहीं चलता, जिस पर हम देखते हैं उन 2 की ब्लरी इमेज वहाँ पर यूनफी के जहन में आती है, जिस पर यूनफी कहने लगता है कि साउ क्वीन क्या इन दोनों के बारे में मुझे नहीं पता चल सकेगा, जिस पर साउ क्वीन कहती है कि अगर वो एक इमॉर्टल है तो हमारा रीलम उसके बारे में पता नहीं लगवा सकता क्योंकि सिर्फ हमारे रीलम में मॉर्टल्स के बारे में पता चल सकता है, वो भी उनके पास्ट में जो जो उन लोगों ने काम किए हैं। तभी यूनफी वहाँ से कहने लगता है कि उस जगह पर जहाँ पर मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक हुआ वहाँ पर 21 लोग थे, जिनमें से 16 के बारे में मुझे पता चल चुका है, लेकिन जो 5 बचे मुझे उनके बारे में पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं उनके बारे में भी आखिरकार पता लगवा कर रहूंगा। कहते ही वहाँ पर हम यूनफी को देखते हैं जो एक गहरी सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे बताना ही नहीं चाह रहे बाकी के 5 के बारे में। तभी हम देखते हैं कि यूनफी उनसे कहने लगता है कि अगर तुम उन 5 के बारे में मुझे नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिस पर साउ क्वीन कहती है कि ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो, लिटिल गर्ल का इलाज किए बगैर तुमने वहाँ प्रॉमिस किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो साउ क्वीन होती है वो ज्यादा इंसिस्ट करती है यूनफी को और यूनफी कहने लगता है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगी तो ही बताऊंगा, जिस पर साउ क्वीन कहती है कि ठीक है पहले हमारी लिटिल गर्ल को ठीक कर दो, इसकी जान के बदले मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और ये देखते ही वहाँ पर वो सब एक कमरे में चले जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो साउ क्वीन होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार इस बीमारी का क्या इलाज है, जिस पर हम देखते हैं यूनफी कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ज्यादातर लॉन्ग कल्टीवेशन करने से किसी भी पर्सन की बॉडी के जो ब्लड पार्ट्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो साउ क्वीन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है इस बीमारी को सुनकर और कहने लगती है कि फिर इसे तो ठीक करना नामुमकिन ही है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं जो यूनफी के साथ लड़की होती है वो कहने लगती है कि मास्टर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन
मुमकिन नहीं है। तभी यूनफी इन सब की बातें सुनकर काफी ज्यादा तंग हो गया होता है और वो कहने लगता है कि अब तुम सब यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन चिया यहाँ पर मेरे साथ रहेगी। और हमें उस लड़की का नाम चिया बताया जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सब चले जाते हैं और चिया से यूनफी कहने लगता है कि चिया बस अपनी क्यूआई पर फोकस करके कल्टीवेट करो। ये कहते ही वहाँ पर हम चिया को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करती है। वहीं पर ये आखिरकार हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वहाँ पर जो चिया होती है वो ठीक हो जाती है। इस टाइम हम देखते हैं कि इस सारे प्रोसेस में काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है और वहाँ पर जो साओ क्वीन बाहर इंतजार कर रही होती है वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा टाइम हो गया, मुझे जाकर देखना होगा कि चिया ठीक भी है या नहीं। ये कहते ही वो जैसे ही डोर को ब्रोक करके अंदर जाने लगती है वो देखती है कि चिया उसी टाइम कपड़े पहन रही होती है। ये सीन यहाँ पर हम देखते हैं साओ क्वीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और साओ क्वीन वहाँ पर हम देखते हैं कि उस यूनफी के ऊपर अटैक कर देती है और यूनफी वहाँ पर अपनी डर्मा बॉडी को निकाल कर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पर ही चिया आकर कहने लगती है कि क्या हुआ साओ क्वीन, आप इसके ऊपर अटैक क्यों कर रही थी? इसी ने ही तो मेरे उन ब्लड सेल्स को खोला है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे शर्मिंदगी फील हो रही होती है, जिस पर हम देखते हैं यूनफी कहने लगता है कि सेवंथ प्रिंसेस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे साथ सेफ ही थी। जिस पर हम देखते हैं जो सेवंथ प्रिंसेस साओ क्वीन होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक सेवंथ प्रिंसेस हूँ? बात सुनकर वहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यूनफी कहने लगता है कि तुम्हारे राइट हैंड पर जो जहरीले सांप के निशान हैं उन्हें देखकर मैं पहचान गया था। तभी यूनफी आगे की तरफ बढ़ के जो क्या होती है उसे उस नाइन मेटल टेक्निक की एक गाइड बुक देता है और कहता है कि इसे देखकर प्रैक्टिस करना। और वहीं पर ही वो कहने लगता है कि बस मेरा काम हो गया, अब तुम मुझे उस पर्सन्स के नाम बता दो जिनका मैं पूछना चाहता हूँ। वहीं पर ही साओ क्वीन इनको बिल्कुल वैसी ही इंफॉर्मेशन देती है जैसी कि यूनफी चाहता होता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि उसे एक और बंदे का नाम पता चलता है जो कि डिवाइन विला का किंग होता है। वहीं पर ही साओ क्वीन कहती है कि यहाँ पर डिवाइन विला का किंग आया था और वो एक ऐसे ही एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था कि काफी ज्यादा पावरफुल हो और उसके पास काफी ज्यादा ही मेडिसिन की नॉलेज हो, क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। जिसने भी उसका ये काम कर लिया तो वो उसे एक ट्रेजर देगा जो कि काफी ज्यादा ही कीमती ट्रेजर है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं यूनफी के मुंह में पानी आने लगता है ट्रेजर का नाम सुन के, लेकिन फिर उसे अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगता है कि इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और वो वापस बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं टियांजी रीलम से। तभी हम देखते हैं कि इसी सीन में जो यूनफी के साथ गर्ल होती है वो कहने लगती है कि आपको मास्टर कैसे पता चला कि साओ क्वीन ही एक सेवंथ प्रिंसेस है? जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूनफी होता है वो कहने लगता है कि उसका नाम साओ क्वीन नहीं बल्कि मूलियांग है। इसका फादर और मेरा फादर एक काफी अच्छे फ्रेंड थे और वो लोग हर एडवेंचर पे एक साथ जाया करते थे। एक दिन वो लोग 31 पर्सन्स के साथ मिलकर पर्पल स्काई इमॉर्टल मेंशन पर गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 लोग ही वापस आ सके, जिनमें मेरे फादर, मेरी मदर, क्वीन यून, लूकू इंसान, वेनली मार्शल, इंपीरियर, मू क्वीन फैन, क्विंसी माउंटेन विला का एक मास्टर, यही 7 लोग सिर्फ वापस आ सके। इन 7 के पास काफी ज्यादा कीमती जेड मौजूद थे और एक दिन तो ये सब लोग एक साथ मिले और इन सारे जेड्स को इन लोगों ने मिलके साथ कल्टीवेट किया और ये सारे के सारे जेड मिलकर एक टोकन में कन्वर्ट हो गए। इस टोकन का यूज करके वो लोग पर्पल्स का इमॉर्टल के एक ऐसे एरिया में जा सकते थे। इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन और काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर मौजूद थे और वो सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन मेरी मदर और मेरे फादर ने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया। इसी गुस्से में आकर उन सब ने मिलकर मेरे पेरेंट्स को मार दिया। अगर मेरे पेरेंट्स उनके साथ चले जाते तो आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते, लेकिन अब मैं उनका रिवेंज इन लोगों से जरूर लूंगा। इस पर वो लड़की कहने लगती है कि आपको क्या लग रहा है मास्टर के टियानफू एम्पायर का जो प्रिंस है वो सारे इसी खेल का मास्टर माइंड है? सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूनफी होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ जो वापस आए थे वो 7 लोग थे, 2 मेरे पेरेंट्स हो गए, बाकी 5 तो कोई और थे और उन 5 से मैं ये रिवेंज जरूर लूंगा। और मूलन ने मुझे यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो अपने पेरेंट्स को बचाना चाह रही है मेरे ख्याल से। लेकिन वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि फिर उसने उस डिवाइन विला के ओनर के बारे में क्यों बताया आपको? इस पर यूनफी कहता है कि वो मेरे फादर के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और मुझे लग रहा है कि उसने मेरे माता पिता को नहीं मारा है, क्योंकि तुम एक बात नोट करो कि वो सिर्फ अपनी वाइफ की कीमत के बदले उस जेड को किसी को भी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने जेड की लालच में मेरे माता पिता को नहीं मारा है, उसमें इसका ये ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है, ये तो वहीं जाकर ही पता चल जाएगी। दूसरी तरफ हम चिया को देखते हैं जो कल्टीवेट करके बाहर निकलती है और मूलिंग पूछने लगती है कि क्या तुम अब ठीक हो? जिस पर चिया कहती है कि हाँ, अब मैं अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर
कर पा रही हूँ। वहीं पर हम देखते हैं मुलेंग कहने लगती है कि युनफी को भी ये सारी बातें याद होंगी कि मेरा फादर और उसके फादर फ्रेंड थे। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो चिया होती है वो कहने लगती है कि क्या युनफी को पहले से ही जानती है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मुलोंग होती है वो कहने लगती है कि हाँ उसके फादर और मेरे फादर बेस्ट फ्रेंड थे। वहीं पर हम देखते हैं मुलेंग वही स्टोरी यहाँ पर चिया को भी सुनाती है और कहने लगती है कि जैसे ही हम सब लोग वहाँ पर उस मेंशन पर इकट्ठे हुए थे और हमारे फादर लोग तो पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग जंगल की तरफ आ गए थे, लेकिन जंगल में मुझे एक सांप ने डस लिया था और वहीं पर ही युनफी ने मुझे उस सांप से बचाया था और उसके बाद आज तक हम लोग नहीं मिले थे और आज ही जाकर हम लोग मिले हैं। तभी हमारा सीन सीधा डिवाइन विला पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर काफी ज्यादा एल्केमिस्ट उस डिवाइन विला के ओनर की वाइफ को ठीक करने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ होता है जो कहता है कि तुम सबको अंदर जाने से पहले मुझे अपनी एल्केमिस्ट पावर्स दिखानी होगी, ऐसे तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, तुम लोग मुझे अपनी पावर्स दिखाओ। ये कहते ही वहाँ पर एल्केमिस्ट मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर इसके साथ फाइट नहीं करने आए। लेकिन वो लड़का वहाँ पर कहता है कि ऐसे कैसे मुझे तुम लोग अपनी पावर्स दिखाए बगैर अंदर नहीं जा सकते। ये कहते ही वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं। भी एक लड़की बाहर आती है जो कहने लगती है कि भाई अभी तक क्या कोई एल्केमिस्ट नहीं आया है, जिस पर उसका भाई कहता है कि हाँ एल्केमिस्ट आए थे लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसीलिए वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। तभी वो लड़की कहने लगती है कि अभी तक जितने भी एल्केमिस्ट ने मॉम को चेक किया है उनके पास किसी के पास भी मॉम की बीमारी का इलाज नहीं है और अब मुझे नहीं लग रहा कि मॉम को कोई बचा सकेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर युनफी और उसके साथियों की एंट्री होती है, जहाँ पर युनफी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए वहाँ पर मास्क लगा दिया होता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो लड़का उन्हें भी रोक लेता है। यहाँ पर युनफी के साथ वाली लड़की कहने लगती है कि हम यहाँ पर एल्केमिस्ट बनकर आए हैं और यहाँ पर लॉर्ड की वाइफ को रिकवर करने आए हैं। इस पर वो लड़का कहता है कि तुम लोग मुझे अपना कोई एल्केमी बैच दिखा दो अंदर जाने के लिए, जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर युनफी कहता है कि मेरे पास कोई एल्केमी का बैच तो नहीं है। वहीं पर ही वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर बैच नहीं है तो मुझे ये बताओ कि तुम किस मेडिकल फैमिली से बिलोंग करते हो। युनफी कहने लगता है कि नहीं, मैं किसी मेडिकल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता। ये बात सुनते ही वो जो लड़का होता है उसे गुस्सा आने लग जाता है। ना तुम्हारे पास कोई बैच है और ना ही तुम्हारे पास कोई एल्केमिस्ट फैमिली का बैकग्राउंड है, तो तुम इस जगह पर क्यों ही आए हो। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो युनफी के साथ लड़की होती है वो उन्हें काफी समझाती है और कहने लगती है कि तुम हमारी मास्टर्स के पावर के बारे में नहीं जानते। कहते ही वहाँ पर एक और न्यू पर्सन की एंट्री होती है जो वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम लिन होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो छोटी लड़की खड़ी हुई होती है वो कहने लगती है कि जब हमने इन्हें पहले बुलाया था तो ये लोग तब नहीं आए थे और अब ये लोग मुंह उठा के इसलिए आए हैं कि हमने अपनी मॉम के इलाज के लिए इनाम रखा है, ये सारे उस इनाम के लिए आ रहे हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं जो युनफी के साथ लड़की होती है वो कहने लगती है कि अंदर जाने दो ताकि हम लोग यहाँ पर उसका इलाज कर सके और युनफी भी यही बात करता है। ये बात सुनते ही लिन को गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर लिन कहता है कि तुम लोग आखिरकार कौन हो जो मेरे काम में टांग अड़ाने आए हो। इस पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर युनफी के साथ लड़की होती है वो कहने लगती है कि तुम बकवास बंद करो, हमारे मासा के बारे में तो कुछ ऐसी बात नहीं करना जिस पर हमें गुस्सा आ जाए। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर लिन कहने लगता है कि अगर मैं ये बात कर दूं तो तुम्हारे मासा को कुछ नहीं आता। तो ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि युनफी का और उसके साथ जो लड़की होती है उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो लिन के साथ पर्सन होता है वो कहने लगता है कि मेरे मास्टर जितना पावरफुल इस पूरे के पूरे रीलम में कोई भी नहीं है, वैसे भी तुम लोग हमारी तरफ आ जाओ, हम लोग तुम्हें एल्केमी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सिखाएंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिन होता है वो भी यही बात करता है और कहने लगता है कि लड़की तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम खासकर हमारे साथ आ जाओ। मेरा जो ग्रैंडफादर है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल है और उसके पास एल्केमिस्ट की काफी ज्यादा नॉलेज है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है युनफी के साथ वो कहने लगती है कि ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा जो ग्रैंडफादर है वो मेरे मास्टर की जूती के बराबर भी नहीं। बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लिन के साथ जो लड़का होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीधा वहाँ पर युनफी के साथ वाली लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो युनफी के साथ वाली लड़की होती है वो एक ही अटैक में वहाँ पर उस लिन के साथ वाले लड़के के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जितने लोग भी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस लड़की ने जिस लिन के डिसेबल को हराया है वो मेडिसिन वैली का काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर है। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिन के साथ दूसरे डिसेबल होते हैं उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लड़की। यहाँ पर हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहती है कि देखो अभी भी मौका दे रही हूँ कि यहाँ चले जाओ। ये बात सुनते ही लिन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अभी तुमने हमारे डिसेबल के ऊपर अटैक करके ये कोई समझदारी का काम किया है, अब तो तुम यहाँ से निकल भी नहीं पाओगी। कहते ही वहाँ पर हम युनफी को देखते हैं जो उन्हें एक वार्निंग देता है और कहने लगता है कि अगर तुम लोगों ने अभी ज्यादा जुबान चलाई तो तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो युनफी होता है वो
ये धमकी देकर पीछे हट ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिन के साथ जितने डिसेबल होते हैं उनमें से एक डिसेबल को गुस्सा आने लगता है। वो सीधा यूनफी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो मॉन्क होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने एक ही मॉन्क बुद्धा अटैक में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इस विला के ओनर का बेटा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है यहाँ पर इनकी पावर्स को देखकर यूनफी की टीम की। और तभी वहाँ पर एक और न्यू पर्सन की एंट्री होती है जो कि काफी ज्यादा सोल्जर्स लेकर यहाँ पर आ जाता है। उसका नाम हमें साउथियान पता चलता है और तभी हम देखते हैं साउथियान सीधा वहाँ पर उस वैली के लड़के बेटे के पास जाता है जिसका नाम साओ होता है। तभी साउथियान साओ से पूछा है कि तुमने इन लोगों को रोक क्यों नहीं फाइट करने से, जिस पर हम देखते हैं साओ साउथियान से कहने लगता है कि देखो साउथियान, ये लोग मेरे लेवल से काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसीलिए इन्हें रोक नहीं पाया। और तभी साउथियान आगे बढ़ता है जहाँ पर वो जाकर लिन से कहता है कि तुमने इनके ऊपर अटैक क्यों किया। इस पर लिन कहता है कि पहले तो इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और उसके बाद ये लोग मेरे ग्रैंडफादर तक गए और उन्हें भी उन लोगों ने बुरा भला कहा, उसके बाद मैंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं साउथियान के साथ जो वहाँ पर एक डिसेबल होता है वो आगे बढ़ता है और वो यूनफी को गुस्से में कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे लगता है कि तुम कोई घुसपैठिए हो और यहाँ पर अपनी कोई साजिश को जन्म देने आए हो। वहीं पर ही हम यूनफी को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, बस मैं यहाँ पर क्वीन को ठीक करने आया हूँ, बाकी तुम लोग जैसा समझो। वैसे भी डिवाइन विला के डिसेबल काफी ज्यादा कमजोर है, उन लोगों में दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। बात सुनते ही वहाँ पर हम साउथियान को देखते हैं जिसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने सोल्जर से वहाँ पर अटैक करवा देता है यूनफी पर। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सारे के सारे सोल्जर यूनफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे सोल्जर अपनी पावर्स को मर्ज करके सीधा यूनफी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो लिन होता है वो कहने लगता है कि अब इसको बदतमीजी का बदला मिल जाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें यूनफी को खाया जाता है जो अपने स्प्रिंट हेड का यूज करते हुए उन सब के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सब लोग नीचे आकर गिर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि साउथियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा पावरफुल ट्यांजिरी लम में आज तक कोई नहीं आया, ये लड़का आखिरकार कौन है। तभी यूनफी कहने लगता है कि हाँ, अब तुम लोग को मजा आ गया होगा, लेकिन अगर साउथियान तुम भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। जिस पर हम साउथियान को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डिवाइन विला के एक एल्डर की एंट्री होती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि साउथियान, मैंने यहाँ पर तुम्हें लिन को लाने के लिए कहा था, तुम यहाँ पर फाइट में इंगेज हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वहाँ पर क्वीन की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तभी हम देखते हैं जो साउथियान होता है वहाँ पर वो उसे इस सारी की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर साउथियान अंदर की तरफ चला जाता है और साउ वहाँ उस एल्डर को सारी स्टोरी के बारे में बताता है और यूनफी से वो एल्डर कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम क्वीन को ठीक कर सकते हो, मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिसके बारे में मैं ये समझ जाऊं कि तुम वाकई में ही एक एल्केमिस्ट हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूनफी होता है वो सीधा साउ को देखकर कहने लगता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि ये लड़का क्यों बीमार है, इसको लंग्स की प्रॉब्लम है। ये बात सुनते ही वहाँ पर साउ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला। और वहीं पर ही एल्डर कहता है कि हाँ, ये लड़का सारा दिन पॉट बनाता है और आग के पास खड़ा रहता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन के बारे में मुझे वहाँ पर साउ से पूछकर कंफर्म करना ही होगा। जिस पर हम देखते हैं साउ कहने लगता है कि हाँ एल्डर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी यूनफी कहता है कि इसके पास काफी ज्यादा पावर मौजूद है, यहाँ तक कि इसके पास काफी ज्यादा मिकदार में फायर भी मौजूद है इसकी बॉडी के अंदर, जो इसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो साउ होता है वो कहने लगता है कि मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तुमने ये गलत कहा है। जिस पर हम देखते हैं यूनफी उसके हाथ पर जोर लगाकर एक हैमर को निकालता है, इस हैमर से काफी ज्यादा फायर निकलती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं यूनफी कहता है कि अगर इस को कंट्रोल नहीं किया गया तो साउ की जान भी जा सकती है। जिस पर एल्डर वहाँ पर यूनफी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज साउ को क्या तुम ठीक कर सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि जो यूनफी होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि साउ को क्या हुआ है नजदीक से। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं यूनफी आगे बढ़ता है और वो वहीं पर ही अपने 9 नीडल का यूज करते हुए साउ का इलाज करना स्टार्ट कर देता है। अभी यूनफी वहाँ पर उस एविल एनर्जी को उस साउ की बॉडी से निकाल लेता है, जिसे देखकर एल्डर वहाँ पर यूनफी की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि यूनफी कहने लगता है कि अभी तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें उस हैमर को छोड़ना होगा और कुछ दवाइयाँ मैं तुम्हें दे देता
कहता हूँ वो वक्त पर खा लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि साओ वहाँ पर यूनफी का धन्यवाद करता है। अभी मैं जाकर उस वेपन को फेंक दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर यूनफी कहने लगता है कि नहीं, वो एक हेवनली वेपन है, उसे नहीं फेंकना। मुझे ये बताओ कि वो वेपन तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर साओ कहने लगता है कि ये साओतियन बाजार से लेकर आया था, उसने मुझे ये वेपन एक गिफ्ट के तौर पर दिया। जिस पर हम देखते हैं यूनफी को साओतियन पर शक होने लगता है कि क्या उसने ये वेपन इसे जानबूझ कर तो नहीं दिया। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो एल्डर खड़ा हुआ होता है वो यूनफी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप चलें, अब हमारी क्वीन को भी ठीक कर दें, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। कहते ही यूनफी मान जाता है और अगले ही सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार होती है और सारे के सारे एल्डर्स वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तभी हम वहाँ पर मास्टर फेंग को देखते हैं जो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे ठीक कर दें। जिस पर एल्डर कहने लगते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इसकी बॉडी में एक डीमन ऑरा है, वो डीमन ऑरा यहाँ पूरे इस रीलम में कोई भी नहीं निकाल सकता क्वीन की बॉडी से। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन तभी एक सिपाही आकर कहने लगता है कि मास्टर बाहर कोई आया है, इसका नाम लिन है और वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर क्वीन को ठीक कर सकता हूँ। और तभी वो एल्डर कहने लगता है कि हाँ, लिन काफी ज्यादा पावरफुल है, ये अपनी ग्रैंडफादर की 50 नीडल को यूज करके शायद क्वीन को ठीक कर सके। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का खड़ा हुआ होता है जो कहने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो क्वीन को रिकवर कर पाएगा अपनी उन 50 नीडल से, क्योंकि लिन में वो बात नहीं है जो कि उसके ग्रैंडफादर्स में थी। सुनते ही वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम लड़के अपनी बकवास बंद करो, हमें यहाँ पर डिमोटिवेट मत करो। वो पर्सन कहने लगता है कि मैं तो सच कह रहा हूँ। तभी एक एल्केमिस्ट कहने लगता है तो तुम एक एल्केमिस्ट भी नहीं हो, फिर ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? जिस पर हम देखते हैं वो लड़का कहने लगता है कि इसीलिए मैं एक एल्केमिस्ट नहीं बना क्योंकि मुझे पता है कि किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ करना कितना ज्यादा बुरा हो सकता है और तुम सारे एल्केमिस्ट बिल्कुल यही कर रहे हो, खाली इस क्वीन की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो और तुम लोग को कुछ भी नहीं आता। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन की एंट्री होती है जहाँ पर लिन से फेंग कहने लगता है कि तुमने इतने लेट क्यों किया लिन? जिस पर लिन कहता है कि मास्टर, गेट पर एक सीन हो गया था और सारे के सारे सिचुएशन के बारे में वो मास्टर को बताता है। तभी साउतियान को वहाँ पर मास्टर फेंग ऑर्डर देता है कि जाओ इस सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्तियों को ले जाओ और उस लड़के को किसी भी हालत में मेरे पास ले आओ। और तभी हम देखते हैं कि जो लिन होता है वो क्वीन की बॉडी को रिकवर करवाने के लिए क्वीन के पास आता है। उसकी बॉडी को देखकर कहने लगता है कि इस ऑरा को तो निकालना इसकी बॉडी से कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं ये सब कर लूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर फेंग होता है वो कहने लगता है कि जो भी करना मगर वो ध्यान से करना क्योंकि हमें क्वीन की बॉडी से कोई खिलवाड़ नहीं चाहिए। वो ऑरा इसकी बॉडी में मर्ज हो चुका है। लेकिन वहाँ पर लिन कहता है कि मैं ये कर लूंगा और सारे वहाँ पर जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं वो लिन के ऊपर भरोसा करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो लड़का नहीं जाता और वो लड़का कहने लगता है कि मुझे पता है कि लिन तुम नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ पर बकवासी कर रहे हो। जिस पर लिन कहने लगता है कि मुझे पता है कि रुआन तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर की एक राइवलरी थी जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर नहीं देखना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ ताकि मैं क्वीन का इलाज शुरू कर दूं, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ जवान होता है वो कहने लगता है कि जो भी करो जरा सोच समझ के करना, इतना मैं तुम्हें बता दूं अगर क्वीन को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और हम लिन को देखते हैं जो वहाँ पर अपने उस इलाज को स्टार्ट करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहा होता है वहाँ पर। वहीं पर क्वीन की बेटी इस सारे प्रोसेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि मॉम की बॉडी से वो पॉइजन निकल रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग बाहर खड़ा हुआ होता है, वो अपनी ये बेटी की आवाज सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसका मतलब वो समझ जाता है कि हमारी क्वीन अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से अचानक काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर ही फेंग अंदर की तरफ जाकर देखता है कि क्या हुआ। और जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर जो क्वीन है उसकी बॉडी से वो डीमन फ्लावर बाहर आ चुका होता है। वो लिन के ऊपर अटैक करके भी लिन को घायल करता है और सीधा हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग उस फ्लावर को देखकर उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही उस फ्लावर को हर्ट होता है उसी के साथ साथ क्वीन को भी हर्ट हो रहा होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ से पीछे हट जाते हैं। अभी वहाँ से लिन भी कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये कितना ज्यादा पावरफुल एक फ्लावर है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम जुआन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं कहने की देर होती है तभी एल्डर की एंट्री होती है जहाँ पर एल्डर आता है और कहने लगता है कि मास्टर मैं अपने साथ एक डिवाइन एल्केमिस्ट को लेकर आया हूँ। पर सारे एल्डर कहने लगते हैं कि अब लेट हो चुका है क्योंकि क्वीन की बॉडी के अंदर जो डीमन था वो अब अवेक हो चुका है। नहीं सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो डीमन होता है वो वहाँ उस लिटिल गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस पर हम मास्टर को देखते हैं उस डीमन के ऊपर अटैक करके उसे पीछे करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक उस डीमन को लगता है उस डीमन
की लेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं फेंग उस डीमन को मारने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन सेकंड प्रिंसेस उसे रोक लेती है और कहती है कि फादर अगर आपने ऐसा किया तो हमारी मदर की भी डेथ हो सकती है, तो प्लीज ऐसा मत करें। तभी वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अब ये नहीं बच सकती, और वहीं पर उन्हें की रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वहाँ से जाने का प्लान बना चुके होते हैं। और तभी हम यूनफी को देखते हैं जो एंटर होता है और कहने लगता है कि ये कितने ज्यादा गद्दार है फेंग, तुम्हारे साथ तुम पर बुरा वक्त आया ही नहीं कि ये लोग पहले ही छोड़कर तुम्हें जा रहे हैं। पर हम देखते हैं फेंग कहने लगता है कि तुम कौन हो, और तभी वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मास्टर ये एक डिवाइन मास्टर है। अभी लिन उसे देखकर कहने लगता है कि नहीं ये लड़का एक फ्रॉड है। सुनते ही फेंग को भी गुस्सा आने लगता है, जिस पर साओ कहता है कि नहीं ये वाकई में एक डिवाइन एल्केमिस्ट है, के पास डिवाइन नीडल टेक्निक है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो जुआन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस पर फेंग कहने लगता है कि जुआन इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। पर जुआन कहता है कि डिवाइन नीडल टेक्निक इस पूरे रिलम में किसी के पास भी नहीं है, यहाँ तक के एल्केमिस्ट को 100 साल लगते हैं उस डिवाइन नीडल को हासिल करने में। बात सुनते ही सारे के सारे वहाँ पर एल्डर्स कहने लगते हैं कि नहीं ये लड़का झूठ बोल रहा है, हम पिछले 50 साल से कोशिश कर रहे हैं डिवाइन नीडल टेक्निक को मास्टर करने की, हम नहीं कर पाए तो ये यंग लड़का कैसे कर सकता है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो की होती है वहाँ पर यूनफी के साथ वो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो। ये कहते ही वो अपनी जैसे ही वहाँ पर स्वॉर्ड को निकालती है उसकी एनर्जी को देखकर वहाँ सब लोग काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और वो कहने लगती है कि मेरे मास्टर के बारे में ऐसी बकवास बंद करो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर फेंग होता है वो कहने लगता है कि अगर ये इसका मास्टर है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब का मास्टर तो इस लड़की से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। कहते ही यूनफी कहने लगता है कि प्लीज मुझे मौका दो क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये डीमन फ्लावर अवेक हो गया है, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे मौका दे दो, मैं जल्दी से इसकी बॉडी को रिकवर कर लूं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फेंग होता है वो वहाँ पर यूनफी को इजाजत दे ही देता है, लेकिन वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं उन्हें गुस्सा आने लगता है। वहाँ पर फेंग कहने लगता है कि देखो अपनी बकवास बंद करो तुम सारे एल्डर्स, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर नहीं बचा सकते, तो इस लड़के को कोशिश करने दो, कोशिश क्या हमारा जा रहा है। कहते ही यूनफी आगे बढ़ता है और वहीं पर ही लिन कहने लगता है कि ये यूनफी आगे तो बढ़ रहा है लेकिन ये फ्लावर इसे मार डालेगा क्योंकि ये फ्लावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। कहते ही यूनफी वहाँ पर अपनी उस सिल्वर नीडल्स को निकाल लेता है, वहीं पर ही वो उन सिल्वर नीडल से अटैक करके वहाँ पर उस फ्लावर को एक जगह पर शांत कर देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जुआन इस टेक्निक को देखकर कहने लगता है कि ये तो एक एंशियंट टेक्निक है, इस टेक्निक को मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वहीं पर ही हम देखते हैं यूनफी गोल्डन नीडल निकालकर वहाँ पर क्वीन का इलाज स्टार्ट करता है, लेकिन ये बात लिन को पसंद नहीं आती क्योंकि लिन के वहाँ पर जो ग्रैंडफादर है वो भी उस गोल्डन नीडल का यूज नहीं कर सकते। तभी यूनफी वहाँ पर एक यिन पेयर निकालकर उस डीमन की पावर को उसमें कैद कर लेता है। तभी हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो धीरे धीरे करके उस क्वीन की बॉडी से सारे पॉइजन को निकाल लेता है और वहाँ पर क्वीन की बॉडी दोबारा से रिकवर होने लग जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी में उस जेड को निकालकर यूनफी को देने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये लो तुम्हारा इनाम। वहीं पर ही हम यूनफी को देखते हैं जो उस जेड को एक्सेप्ट कर लेता है और कहने लगता है कि इसी की ही वजह से मेरे माता पिता की डेथ हुई, अगर तुम चाहो तो मेरी इन दोनों डॉटर में से किसी भी डॉटर के साथ शादी कर सकते हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो लिटिल गर्ल होती है फेंग की डॉटर, वो वहाँ पर कहने लगती है कि फादर अभी तक मैं काफी ज्यादा यंग हूँ, आप ऐसे कैसे मेरी शादी की बात इस यूनफी के साथ कर सकते हैं। सुनते ही फेंग कहने लगता है कि तुम्हारी एज 16 है और तुम्हारे सामने जो मास्टर खड़ा हुआ है यूनफी ये काफी ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी ये एल्केमिस्ट की दुनिया का इस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है, क्या तुम इसके साथ शादी नहीं करना चाहोगी क्या। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यंग लड़की होती है वो कहने लगती है कि ठीक है लेकिन एक शर्त होगा, मैं इस लड़के को बिना मास्क के देखना चाहूंगी, अगर ये बिना मास्क के खूबसूरत हुआ तो मैं इससे शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है फेंग वो अपनी बेटी को थप्पड़ मारकर चुप कराता है और वहीं पर ही वो यूनफी से कहने लगता है कि प्लीज मुझे अपने पेरेंट्स का एड्रेस दो ताकि मैं उनको मैरिज के लिए इन्वाइट करूँ। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो कहने लगता है कि फिलहाल इस बात को छोड़ो, ये जो क्वीन है इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, अगर 3 महीने तक इसको प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी गई तो इसकी डेथ भी हो सकती है। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वहाँ पर क्वीन की फर्स्ट डॉटर होती है वो कहने लगती है कि प्लीज मेरी मदर को बचा ले और सेकंड डॉटर वहीं पर ही कहती है कि प्लीज यूनफी तुमने मेरी मदर को बचा लिया तो मैं बगैर तुम्हारे मास्क उतरवाए तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। कहते ही यूनफी कहता है कि इन सब चीजों को छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम लोग को कुछ हर्ब्स लिख के देता हूँ, मास्टर फेंग आपको वो हर्ब्स लाने होंगे। ये कहते ही वो उन्हें हर्ब्स लिख कर देता है और मास्टर फेंग कहता है कि ये हर्ब्स बस मैं लेकर ही आता हूँ, लेकिन इस पर जो लोटस मेडिसिन लिखी है वो काफी ज्यादा ही
यूनिक मेडिसिन है और उसका मिलना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। इसकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती क्या? जिस पर हम यूनफी को देखते हैं जो कहने लगता है कि 5 कलर लोटस ही इसकी रिप्लेसमेंट है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसकी जगह रिप्लेस हो सके। सुनते ही वहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं जहाँ एल्डर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो 5 कलर लोटस आखिरकार कहाँ पर है। जिस पर जॉन को हम देखते हैं जो कहने लगता है कि आप लोग चिंता मत करें, मुझे पता है कि वो लोटस कहाँ है, मैं तुम लोग की मदद करूंगा। और वो लोटस एक ऐसे एरिया पे है जहाँ पर 5 साल पहले मैं गया था, वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स और काफी ज्यादा स्नेक्स हैं। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फेंग होता है वो कहने लगता है कि जो भी उस लोटस को मेरे लिए यहाँ पर लेकर आएगा मैं उसको वो हेवनली स्वॉर्ड दे दूंगा जो कि 9 साल पहले मैंने रिफाइन की थी। सुनकर वहाँ सबको लालच आने लगती है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉन भी यही सोचता है कि अगर वो स्वॉर्ड मुझे मिल गई तो मैं अपनी कल्टीवेशन से और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। वहीं पर ही जॉन वहाँ मास्टर से कहता है कि मैं ही उसे लेकर आ जाऊंगा और वहाँ पर एल्डर जॉन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमें बताओगे क्योंकि हम भी मास्टर की मदद करना चाहते हैं। जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, मुझे डायरेक्शन के बारे में कुछ खास पता नहीं है क्योंकि मैं काफी साल पहले वहाँ पर गया था। सुनते ही वहाँ पर सेकंड एल्डर को गुस्सा आने लगता है जहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम हमें नहीं बताओगे। ये बात सुनकर वहाँ पर फाइट होने ही वाली होती है लेकिन तभी वहाँ साओ आ जाता है जो कहने लगता है कि मेरी मदर की तबीयत नहीं है, अभी आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैंने आप लोगों के लिए गेस्ट रूम रेडी करवाया है, आप लोग वहाँ चले जाएं। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं जो फेंग होता है वो यूनफी से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ साइड पर चल सकते हो। जिस पर हम देखते हैं यूनफी और वो लोग साइड पर जाते हैं जहाँ पर यूनफी से वहाँ फेंग उसका नाम पूछता है। वहीं पर ही यूनफी उसे अपना नाम बताता है। तभी फेंग वहाँ पर यूनफी का धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए और वो लोग वहाँ पर काफी देर तक बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ही साओ से कहने लगता है कि इनके लिए जाओ कमरा रेडी करो, पर साओ उन्हें उस कमरे की ओर ले जाता है। और तभी हम देखते हैं जो एल्डर होता है जो यहाँ पर यूनफी को लाया होता है वो कहने लगता है कि इस लड़के में कोई इंटरेस्टिंग बात जरूर है। जिस पर मास्टर फेंग कहता है कि हाँ, ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हमें साओ को दिखाया जाता है जो यूनफी लोगों के साथ उनके रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है। जिस पर साओ कहने लगता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है यूनफी, मेरी बॉडी अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके अंदर एक ऑरा है, वो ऑरा अब मेरी बॉडी से नहीं निकल पाएगा। जिस पर हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो कहता है कि वो सही हो जाएगा लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन देता हूँ, वो तुम्हें वक्त पर लेनी होंगी। कहते ही यूनफी के साथ जो हम देखते हैं कि वहाँ पर साओ खड़ा हुआ होता है वो भागकर उन मेडिसिन को लेने जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं यूनफी के साथ जो गर्ल होती है वो कहने लगती है कि अब हमें यूनफी आगे क्या करना है। जिस पर यूनफी कहता है कि बस हमें वेट करना है और सब के सब सामने आ ही जाएगा। वहीं पर ही हम देखते हैं कि जॉन की एंट्री होती है जहाँ पर जॉन आता है सीधा यूनफी के साथ बैठ जाता है जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि कल मैं जाऊंगा उस 5 कलर लोटस को लेने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आओगे। जिस पर हम देखते हैं जो यूनफी होता है तुम ये सब उस हेवनली स्वॉर्ड को पाने के लिए कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जॉन होता है वो कहने लगता है कि हाँ, मैं बिल्कुल इसीलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि आपको तो उस स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है। वहाँ पर 5 कलर फ्रूट भी होगा जो इस मॉन्क की कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जॉन होता है वो यूनफी को भी लालच देना स्टार्ट करता है। यूनफी भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और जॉन कहने लगता है कि ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ और मैं कल आपका वेट करूंगा। खुशी खुशी ये सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है। अभी हम देखते हैं जो मॉन्क खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि क्या इसे डर नहीं लग रहा क्योंकि हम इतने ज्यादा पावरफुल है, अगर हम उन सारे लोटस और फ्रूट को ले लें इससे ये क्या ही कर पाएगा। जिस पर हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो कहने लगता है कि इसने खुद ही कहा था कि ये जब पहले वहाँ पर गया था तो ये डर कर वापस आ गया, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो लोटस फ्रूट को अकेले ले सके। अभी हमें उसका नाम बताया जाता है जो यूनफी के साथ है, उसका नाम सांग होता है। तभी सांग कहने लगती है कि इसका मतलब फिर हम लोग कल जाएंगे उसके साथ, जहाँ हम देखते हैं मॉन्क कहता है कि ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन हम यूनफी को देखते हैं जो कहने लगता है कि खतरे की कोई बात नहीं है, हम हर खतरे से निकल सकते हैं, तो कल हम उसके साथ जाएंगे। ये कहते ही वहाँ पर वो सब रेडी हो जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये आखिरकार यूनफी कौन है। मास्क वाले लड़के ने हमारे सारे हम पर पानी फेर दिया और वो झीट भी हमसे ले ली और इतना ज्यादा पावरफुल ये आखिरकार कैसे है। और अब मुझे लगता है कि ये उस लोटस फ्लावर को भी हासिल कर लेगा, उसके बाद उसे वो हेवनली स्वॉर्ड भी मिल जाएगी। और सेकंड एल्केमिस्ट कहता है कि हाँ, ये सारी जानकारी जॉन के पास है लेकिन जॉन हमें किसी भी हालत में उस हेवनली स्वॉर्ड की जानकारी नहीं देने वाला। वहीं पर ही सारे एल्डर्स मिलके ये मशवरा करते हैं कि कल हम जाएंगे वहाँ पर जॉन को मारेंगे और उससे वो 5 कलर लोटस का रास्ता भी देख लेंगे और उसे भी मार डालेंगे। और वहीं पर यहाँ मुझे पता है कि यूनफी भी उसके साथ जाने वाला है, हम यूनफी को भी मार के उससे वो जेट भी छीन लेंगे। सुनकर वहाँ पर जो भी एल्डर्स होते हैं सब के सब वहाँ पर अपने बेस्ट वॉरियर्स को इकट्ठा करने के लिए रेडी हो जाते हैं यूनफी को मारने के लिए और लीसा माउंटेन की तरफ कल को जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हमें लिन और उसके साथ
हाथी को दिखाया जाता है जहाँ पर लिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि इसको तो मैं कल किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। पर लिन के साथ जो पर्सन होता है वो कहने लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लिन कहता है कि ये पावरफुल है लेकिन ये हमारी वैली पावरफुल नहीं है। हमारी सन वैली में काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हैं, जाओ वहाँ पर सारे के सारे वॉरियर्स को जमा कर लो, कल हम लीसा माउंटेन जाएंगे, वहीं पर ही यूनफी को मार डालेंगे ताकि उसको भी हम बता सके कि हम लोग क्या हैं। यही सीन में हमें यूनफी को दिखाया जाता है जो अपने कमरे बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी एक पर्सन आता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूनफी को उसके बारे में पता चल जाता है। यूनफी अपने हैंड स्ट्राइक अटैक से उसे पीछे फेंक देता है। अभी यूनफी बाहर निकलता है और उस मिस्टीरियस पर्सन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूनफी होता है वो अपनी उस मिस्टीरियस स्वॉर्ड से मिस्टीरियस पर्सन को हरा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास कहाँ से आई। यूनफी उसकी बात का जवाब नहीं देता और वो उस मिस्टीरियस स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस मिस्टीरियस पर्सन फी के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और हेवनली स्वॉर्ड के अटैक यूनफी के ऊपर दाग देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ यूनफी भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने फिर से आ जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन यूनफी से कहने लगता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। जिस पर यूनफी कहता है कि तुम आखिरकार कौन हो, तुम मुझे क्यों मारने आए हो। जिस पर हम देखते हैं कि वो मास्कमैन कहने लगता है कि तुम्हारे पास कितने ज्यादा कीमती ट्रेजर और कितने ज्यादा जेड्स हैं, इसके लिए मारने की जरूरत है और कोई भी वजह नहीं है तुम्हें मारने की। तो वहाँ पर उनकी फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यूनफी इस बार उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है और वो मास्कमैन वहाँ से भागने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो बटरफ्लाई होती है वो उस मास्कमैन का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। अभी वहाँ पर वो मोंग और वहीं पर ही सांग आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोंग और सांग कहने लगते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अभी हम देखते हैं जो सांग होती है वो कहने लगती है कि मेरी बटरफ्लाई उसके पीछे चली गई है, मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन था और फिर मैं तुम लोग को भी बता दूंगी, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि ये लोग यहाँ पर उस जेड के लिए आए थे जो आज जेड मास्टर फेंग ने यूनफी को दी है। अभी हम देखते हैं जो मोंग होता है वो कहने लगता है कि क्या पता यूनफी ये तुम्हारे माता पिता के कातिलों में से ही एक हो, जिस पर यूनफी कहता है कि हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि जो सांग होती है वो कहने लगती है कि यूनफी फिर तुमने इन्हें क्यों छोड़ा, तुम्हें इनका पीछा करना चाहिए था और इसे मार डालना चाहिए था। जिस पर यूनफी कहता है कि अगर मैं इस अकेले को मार देता तो इसके बाकी साथी नहीं पकड़े जाते। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर फेंग साओ और वहीं पर ही एल्डर आ जाते हैं, जो यहाँ पर यूनफी को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा टेंशन पर आ जाते हैं। जिस पर यूनफी उन्हें बताता है कि मुझ पर अभी किसी ने अटैक किया, लेकिन मैंने उसको इस तरीके से पीटा है कि वो काफी ज्यादा घायल होकर यहाँ से गया। ये बात सुनते ही फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस पर फेंग कहता है कि आखिरकार ऐसी किसने हिम्मत की कि जो मेरे गेस्ट हैं उसके ऊपर अटैक किया उसने। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर को ऑर्डर देता है कि इस पर्सन को यहाँ पर किसी भी हालत में ढूंढ कर ला और साओ को वहीं पर वो पहरे के लिए खड़ा कर देते हैं यूनफी के घर के बाहर। अभी सारे एल्केमिस्ट वहाँ पर भी जमा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम में से किसी ने यूनफी को मारने के लिए सन को भेजा था। जिस पर एल्डर कहते हैं कि नहीं, हम पागल तो नहीं है कि हम यहाँ पर उस यूनफी को मारेंगे, हमने तो कल का प्लान बनाया हुआ है। पर हम देखते हैं कि सभी के सब वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिर आखिरकार वो कौन था जो इस डिवाइन विला पर आकर यूनफी के ऊपर अटैक कर रहा है। इसका मतलब यूनफी का एक और दुश्मन भी है हमारे अलावा। दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो एक जगह पर आ जाता है और वहीं पर ही बटरफ्लाई भी उसका पीछा करते करते उस जगह की लोकेशन मालूम करके वापस से आती है सांग के पास। पर ही वो सांग को सारे लोकेशन के बारे में समझाती है और तभी हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो अपने घर के बाहर एक गैस को फैला देता है, जिससे सारे पहरादार वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं जो यूनफी के घर के बाहर खड़े होते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करता है और उस पोर्टल पे वो देखने लगता है कि वो मास्कमैन कौन था आखिरकार जो उसे यहाँ से मार कर गया। और तभी हम देखते हैं कि पोर्टल में वो मास्कमैन नजर आ रहा होता है जहाँ पर वो घायल होकर एक जगह पर भाग रहा था। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो भाग कर आता है और मिस्टीरियस पर्सन को वहाँ पर साउथियान ने भेजा हुआ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस पर्सन साउथियान से कहने लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा ही पावरफुल है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर अटैक किया इसने मुझे पहले तो काफी अच्छा रिट्रीट बैक किया, इस बार तो इसके साथ वो मोंग और सांग भी नहीं थे, लेकिन इस बार इसने मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मारा। लेकिन अब हमें आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अगर हमने इस लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे डोमेन के ऊपर कब्जा करता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनते ही हम देखते हैं साउथियन इन्हें लगता है कि हमें किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस फी की अब पावर्स के बारे में हमें पता चल गया है, हम जाकर इसकी पावर्स के बारे में उसे बताएंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि इसका मतलब कोई और भी मिला हुआ है इस सारी साजिश में। और तभी वो मोंग कहता है कि में से मुझे लग रहा है कि
आपके माता पिता का कातिल वो सीरियस पर्सन भी हो सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यूनफी कहने लगता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि जो मास्क में है उसका नाम लूचेन है और वो भी उन 7 पर्सन में शामिल है जो कि उस मेंशन से वापस आए थे। अभी सांग कहने लगती है कि अब हम क्या करेंगे यूनफी, जिस पर यूनफी कहता है कि साउथियान ने इस लूचेन को मेरी पावर्स लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर भेजा था। अब मेरी पावर्स के बारे में उसे पता चल गया है, अब वो री अटैक करने के लिए यहाँ पर दोबारा जरूर आएगा, लेकिन इस बार मैं उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। अभी सुबह का सीन होता है जहाँ पर साओ अपने आप को वहाँ पर सोया हुआ पाता है और अपने वो करीबी जितने भी उसके दोस्त होते हैं और पहरादार होते हैं सबको उठाता है और वहीं पर ही जुआन की एंट्री होती है जो यूनफी से कर मिलता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि कल तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया। जिस पर यूनफी कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम जब चाहो हम उसी समय चलेंगे। मेरे इस इंसिडेंट की वजह से तुम अपने प्रोग्राम को कैंसिल मत करो, जब भी तुम्हें लीसा माउंटेन चलना हो बस मुझे बता देना, हम साथ चलेंगे। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग की एंट्री होती है जहाँ पर फेंग आता है और कहने लगता है कि देखो यहाँ पर यूनफी के जो इस लड़के ने कल तुम्हारे ऊपर अटैक किया है वो पकड़ा भी नहीं गया और वो और भी ज्यादा गुस्से में होगा क्योंकि तुमने उसे घायल कर दिया है। क्या तुम अभी भी इस मेंशन से बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि इस मेंशन से बाहर तुम्हें काफी ज्यादा खतरा है। जिस पर हम देखते हैं जो यूनफी होता है वो कहने लगता है कि इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं उसे संभाल लूंगा। तभी हम फेंग को देखते हैं जो एल्डर से कहने लगता है कि जल्दी से एल्डर अपने साथ काफी ज्यादा फुल वॉरियर्स ले जाओ और वहाँ पर जाओ यूनफी के साथ और उस 5 लोटस को लेकर आओ, 5 एलिमेंट लोटस को यहाँ पर ले आना सही सलामत। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनकी डॉटर होती है बड़ी वाली वो कहने लगती है कि फादर मैं भी जाऊंगी। जिस पर हम फेंग को देखते हैं जो अपनी डॉटर से कहता है कि तुम जा सकती हो और तुम अपना ख्याल वहाँ पर खुद ही रखना। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ पर निकलकर एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ हम जुआन को देखते हैं जो उनके सामने आ जाता है और उन्हें हर किस्म के खतरे के बारे में बताने लग जाता है। जिस पर एल्डर कहता है देखो जुआन चिंता मत करो, उन डीमंस और उन खतरे को हम खुद ही संभाल लेंगे, बस तुम हमें उस रास्ते के साथ साथ गाइड करते जाओ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो होता है वो एक पिल को निकालता है और उसके पास काफी ज्यादा पिल्स होती है। तभी वो उन सबको देना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर कहता है कि इन पिल्स को खाने से ऐसा होगा कि इंसेक्ट होंगे वो हमसे दूर रहेंगे और यह पिल्स हमें प्रोटेक्ट करेंगी। कहते ही साओ उन पिल्स को सभी में बांटने लगता है, लेकिन यूनफी कहता है कि ये पिल मेरे पास मौजूद है, मुझे नहीं चाहिए। पर हम देखते हैं कि वो लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं और रास्ते में हम देखते हैं कि जो होता है वो यूनफी को उस दिया के बारे में गाइड करना स्टार्ट करता है और कहता है कि 5 मिंट लोटस को हासिल करने से पहले हमारे पास काफी ज्यादा चुनौतियां आएंगी, जिनमें से एक वो डार्क फॉरेस्ट है और वो डार्क फॉरेस्ट काफी ज्यादा घना और काफी ज्यादा खतरनाक है। उस जंगल में काफी ज्यादा इंसेक्ट हैं जो हर वक्त एक इली गैस वहाँ पर रिलीज करते रहते हैं और वो गैस वहाँ पर एक इल्यूजन के तौर पर क्रिएट हो जाती है और इस फॉरेस्ट को इल्यूजन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जंगल को क्रॉस करने के बाद हमारा सामना कुछ पाइथन से होगा और वो पाइथन काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। दूसरी तरफ हम सारे एल्डर्स को देखते हैं जो वहाँ पर यूनफी को मारने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि हमारे वॉरियर्स अभी तक नहीं आए हैं और यूनफी निकल चुका है, हमें जल्दी करनी होगी वरना वो हमसे आगे नहीं निकल जाए। वहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि अगर अभी हमने वॉरियर का इंतजार किया तो वो लोग निकल जाएंगे, इससे पहले कि हम लोग खुद ही वहाँ पर चले जाते हैं। हमारे पास भी इतनी पावर्स हैं कि हम वहाँ पर यूनफी और जुआन को हरा सकते हैं। ये कहते भी वो लोग वहाँ पर हम देखते हैं यूनफी के पीछे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पर लिन भी अपने साथियों के साथ रेडी हो जाता है यूनफी को मारने के लिए और वो भी यूनफी का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। यहीं पर ही हमें दिखाया जाता है जो मुलोंग होती है वो भी वहाँ पर उस लिटिल गर्ल के साथ रेडी हो जाती है उस एलिमेंट लोटस को ढूंढने के लिए। उसे भी किसी ने खबर दे दी होती है कि 5 एलिमेंट लोटस को ढूंढने के लिए वहाँ पर यूनफी निकला हुआ है उस माउंटेन्स की। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जुआन और यूनफी की टीम उस फॉरेस्ट पर पहुंच जाती है, जिसके एंट्री पर ही वहाँ पर जुआन कहने लगता है कि अब सबको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक इंसेक्ट है, अभी हमें यहाँ से ध्यान से जाना होगा। और यहाँ पर जब मैं पहले आया था तो काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स यहीं पर ही मारे गए थे। ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि जो फेंग की बड़ी वाली बेटी होती है वो कहने लगती है कि क्या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसकी मदद से हम यहाँ पर किसी नुकसान के बगैर जा सके। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो जुआन होता है वो कहने लगता है कि मेरे पास एक ऐसी पिल है जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई है, वो भी एक इल्यूजन से बचने के लिए। इस इल्यूजन को मैं आपको देता हूँ कि फेंग की डॉटर आप प्रोटेक्ट रहे, हमारा खैर है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये कहते ही वो उस पिल को उसे देता है और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड, ये लॉन्ग वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम इसके सारे एपिसोड अब एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने एनिमे लवर्स
जो फ्रेंड है उन सब के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।